नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि का विश्लेषण करेंगे। देखिए, हाल ही में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य का एक बड़ा संकेत है। और हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इसके हर पहलू को समझना बेहद जरूरी है। तो आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले इस नए मील के पत्थर को समझेंगे, फिर जीडीपी क्या होता है इसे जानेंगे। इसके बाद भारत के आगे निकलने और जापान के पिछड़ने के कारणों पर गौर करेंगे। फिर देखेंगे कि इसका दुनिया पर क्या असर होगा, और अंत में आने वाली चुनौतियों और आगे की राह पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला खंड है ये नया आर्थिक मील का पत्थर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये असल में ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के संतुलन में एक बड़े बदलाव का इशारा है। तो अब जो नई ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग है, उसमें एक बड़ा फेरबदल हुआ है। भारत चौथे स्थान पर आ गया है। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा कि ये जो रैंकिंग है, ये नॉमिनल जीडीपी पर आधारित है, जिसे यूएस डॉलर्स में मापा जाता है। वैसे अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी की बात करें, तो उस लिहाज से तो भारत पहले से ही तीसरे स्थान पर है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में ये बढ़त एक बिल्कुल नई और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब इस रैंकिंग के महत्व को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जीडीपी आखिर है क्या। ये वो बुनियाद है जिस पर सारी दुनिया की आर्थिक तुलनाएं टिकी होती हैं, और यही इकोनॉमिक एनालिसिस का आधार भी है। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इसे एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। ये किसी भी देश की सीमाओं के अंदर एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं, उनकी कुल बाजार कीमत होती है। इसे किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी सेहत का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। देखिए, जीडीपी को मापने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी, जो मौजूदा बाजार की कीमतों पर होता है और अलग-अलग देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार की तुलना करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा है जीडीपी पीपीपी, जो परचेजिंग पावर पैरिटी को ध्यान में रखता है, यानी ये बताता है कि किस देश में पैसे से असल में कितना सामान खरीदा जा सकता है। ये लोगों के जीवन स्तर की तुलना के लिए एक बेहतर पैमाना है। परीक्षा के नज़रिए से ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, इसे नोट कर लीजिए। जब भी परीक्षाओं में ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग पर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका आधार लगभग हमेशा नॉमिनल जीडीपी ही होता है। इस फर्क को साफ साफ याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। इस खंड में हम उन वजहों को गहराई से जानेंगे जिन्होंने भारत को ये बढ़त दिलाई, और साथ ही हम उन कारणों को भी देखेंगे जिनकी वजह से जापान की रफ्तार धीमी पड़ गई। सबसे पहला और सबसे साफ कारण है दोनों देशों की विकास दर में जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ भारत है, जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर लगातार 6 से 7% या उससे भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जापान है, जो एक मैच्योर इकोनॉमी है और उसकी विकास दर बस 1% के आसपास सिमट गई है। यही अंतर इस पूरे बदलाव की जड़ है। दूसरा बड़ा कारण है भारत का अपना विशाल घरेलू बाजार। सोचिए, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी और एक ऐसा मध्यम वर्ग जिसकी खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ रही है। ये अपने आप में एक जबरदस्त मांग पैदा करता है। यही आंतरिक मांग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत शक्तिशाली इंजन का काम करती है। भारत की आर्थिक ताकत एक दोहरे इंजन पर चल रही है। एक ओर सरकार मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग को जोर शोर से बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारा सर्विस सेक्टर, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर, पहले से ही दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए है और देश की जीडीपी में 50% से भी ज्यादा का योगदान देता है। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ये एक ऐसा विषय है जो परीक्षाओं में अक्सर आता है। भारत की औसत उम्र लगभग 28 साल है, यानी हमारे पास एक बहुत बड़ी युवा आबादी है जो काम कर सकती है। इसके ठीक उलट जापान की औसत उम्र लगभग 49 साल है, जो एक बूढ़ी होती आबादी और घटते हुए वर्कफोर्स को दिखाती है। अब सवाल उठता है कि जापान की रफ्तार क्यों धीमी हुई? इसके पीछे कई बड़ी संरचनात्मक चुनौतियां हैं, जैसे कि वहां की आबादी का बूढ़ा होना, सरकार पर जीडीपी के 250% से भी ज्यादा का कर्ज और नए इनोवेशन को अपनाने में सुस्ती। इन सब ने मिलकर जापान की आर्थिक वृद्धि को रोक दिया है।
दोनों अर्थव्यवस्थाओं का ये जो संक्षिप्त सारांश है, ये प्रमुख अंतरों को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, भारत की ताकत उसकी युवा आबादी और घरेलू मांग में है, लेकिन चुनौती है कम प्रति व्यक्ति आय। वहीं जापान एक अमीर देश तो है, लेकिन वो बूढ़ी होती आबादी और धीमी विकास दर से जूझ रहा है। ये टेबल रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। तो अब तक हमने आर्थिक कारणों को समझ लिया है। अब चलिए इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के इस आर्थिक उदय का दुनिया की राजनीति और रणनीति पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बहुत दूरगामी नतीजे होते हैं। इससे G20 और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज और मजबूत होती है। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और देश में ज्यादा FDI आता है, और साथ ही रक्षा और कूटनीति के मामलों में भी हमारी सामरिक शक्ति बढ़ती है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जिसे उम्मीदवार अपने उत्तरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक शक्ति और विदेश नीति के बीच एक सीधा और मजबूत रिश्ता होता है। जब एक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो वो उस देश को अपने जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी ताकत और संसाधन देती है। एक संतुलित नजरिया रखना हमेशा जरूरी होता है। तो अब अपने आखिरी खंड में हम उन बड़ी चुनौतियों पर नजर डालेंगे जो भारत के सामने अभी भी खड़ी हैं, क्योंकि ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कुल GDP के आंकड़ों से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। क्या एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब अपने आप ये हो जाता है कि वो देश अमीर भी है? चलिए देखते हैं। ये आंकड़ा हमें जमीन की हकीकत दिखाता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,600 है। उच्च विकास दर का मतलब अभी तक उच्च आय नहीं हुआ है। ये आंकड़ा कुल GDP और एक आम नागरिक की समृद्धि के बीच के बड़े अंतर को साफ साफ दिखाता है। भारत की ग्रोथ को टिकाऊ बनाने के लिए और इसका फायदा हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए इन मुख्य चुनौतियों से पार पाना होगा। युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना, आय की असमानता को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश करना, ये भविष्य की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो अगला बड़ा लक्ष्य है जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। अनुमान ये बताते हैं कि ये 2030 से 35 के बीच संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए लगातार आर्थिक सुधार और एक स्थिर माहौल का होना जरूरी है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बेशक एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती GDP के आंकड़ों से कहीं आगे है। असली चुनौती है मानव विकास, पर्यावरण की स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। भारत की असली सफलता उस दिन होगी जब ये मात्रात्मक विकास गुणात्मक विकास में बदल जाए।